लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था। कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, उसकी क्या कंडीशंस हैं, कैसे निकालते हैं, उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, उसका रेंज कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस, असमान रूप से जो वितरित जो फलन थे उनमें अगर हम कंपोजिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली मैंने आपको करा दिए थे, राइट। उस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स रैशनल है और 1 माइनस एक्स जब एक्स इर्रेशनल है, ओके। तो आपको बताना है कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो। क्लियर है ये आगे? ठीक। अब जो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया उसी कंडीशंस को आप यूज़ करिए ढंग से। जो मैंने आपको सिखाया है उसी को आप ढंग से यूज़ करिए। कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया था? जैसे एफ एक्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो इस एक्स को हटाकर क्या लिखोगे? एफ एक्स। तो इस एक्स को हटाकर क्या लिखोगे? एफ एक्स। ठीक है, इस एक्स को हटाकर क्या लिखोगे? एफ एक्स। जहां जहां दुनिया में एक्स आ रहा है ना, जहां जहां दुनिया में एक्स आ रहा है उसको हटा के एफ एक्स लिख दो। लिख दिया? तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, आ गया यहां तक? ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग से ना खेल लेते हैं अपन। दिमाग से कैसे खेलते हैं बेटा? ये देखो, जब एफ एक्स परिमेय है, एफ एक्स क्या है? परिमेय है। अब इधर देखो, एफ एक्स परिमेय कब है? जब एक्स परिमेय है तो एक्स आएगा। भाई दुनिया में जब भी कोई परिमेय मान रखोगे यहाँ पर तो परिमेय ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो जब मैं एक्स का मान परिमेय रखूंगा तो ये चीज परिमेय आएगी। क्लियर? तो एफ एक्स परिमेय कब हुआ? एफ एक्स रैशनल कब हुआ? एफ एक्स रैशनल होगा एक्स के बराबर जब एक्स क्या हो? रैशनल हो। ठीक है, समझ में आ गया? बस सीधी सी बात है। आप सोचो एफ एक्स रैशनल कब होगा? एफ एक्स रैशनल होगा इस वाले केस में। क्लियर है? लिख दूं? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स रैशनल कब होगा? जब ये वाला केस होगा। क्लियर? तो एफ एक्स को हटाकर एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स को हटाकर क्या लिख देते हैं? एक्स। श्योर? पक्का? अब आ जाइए, एफ एक्स इर्रेशनल कब होगा? अपरिमेय कब होगा? क्लियर? एफ एक्स अपरिमेय कब होगा? एफ एक्स अपरिमेय होगा जब ये वाला केस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स कैसा है? अपरिमेय है। अगर एक्स अपरिमेय है तो ये संख्या भी कैसी होगी बेटा? अपरिमेय होगी। पक्का है? तो तय है। क्लियर है कि जब एक्स अपरिमेय है तो ये संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होगी। तो आपको चाहिए एफ एक्स अपरिमेय वाला केस। तो एफ एक्स अपरिमेय वाला केस कौन सा है? ये वाला। एफ एक्स अपरिमेय वाला केस कौन सा है बेटा? ये वाला। क्लियर है? तो जहां जहां एफ एक्स, जैसे ये एफ एक्स आ रहा है, इस एफ एक्स को हटाकर क्या लिखेगा बेटा? 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस एफ एक्स को हटाकर क्या लिखेगा? 1 माइनस एक्स। और यहाँ क्या लिखेगा? जब एक्स क्यू को बिलोंग नहीं करता। श्योर? यहाँ तक आ गए? यहाँ तक आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक आने के बाद एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आ गया? ये एक्स आ गया, और ये चीज भी क्या आ गई बेटा? एक्स आ गई। आई कि नहीं आई? आ गई। एफ एक्स बराबर एक्स आएगा जब रैशनल है, और एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स आएगा जब एक्स रैशनल है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा। इस क्वेश्चन का एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा बेटा? एक्स आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या टिक करेंगे? एक्स। चलिए, एक क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछा है ना, एक क्वेश्चन जो है वो आईआईटी ने पूछा हुआ है, वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। जो क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है वो क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर साइन एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, जी एक्स साइन एक्स के बराबर है। ठीक, अब आप क्या चाहते हो? एफ ओ जी ओ एफ एक्स बराबर, ठीक है, बराबर जी ओ एफ एक्स। आ गया? आपसे पूछा गया भैया एक्स बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर। 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, पर ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा सीधा सॉल्व कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट वही है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको कंपोजिट निकालना आता है ना, उसके अंदर एक और जी आ जाए तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले मैं निकालता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, राइट।
तो देखिए सबसे पहली बात जी एक्स कितना है, साइन एक्स, जी एक्स कितना है, साइन एक्स। एक्स को हटाकर क्या लिखेगा बेटा, एफ एक्स, पक्का लिखेगा, श्योर लिखेगा, ठीक है लिख लेगा, श्योर है। इस एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखा है तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखा तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब वापस देख, दोबारा दिमाग लगाना, बता जी एक्स कितना था, जी एक्स है मेरा साइन एक्स, जी एक्स कितना है, साइन एक्स, तो एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, जी एफ एक्स, एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, जी एफ एक्स। अगर तू इस एक्स को हटाकर जी एफ एक्स लिखेगा तो इस एक्स को हटाकर भी तो जी एफ एक्स लिखेगा, तो साइन जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। आ गया, श्योर। तो यहाँ तक की बुद्धि आपको समझ आती होगी भाई, जी एक्स बिल्कुल ठीक है, एक्स को हटाकर एफ एक्स तो इस एक्स को हटाकर एफ एक्स, खत्म काम, खत्म काम। इधर आ जा बेटा, जी एक्स कितना, साइन एक्स, इस एक्स को हटाकर जी एफ एक्स तो इस एक्स को हटाकर जी एफ एक्स, ये आ गया इधर, ठीक है, ये आ गया, मतलब ये वाला पार्ट मैंने आपको निकाल कर दे दिया, दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें एक चीज सोचो, क्या सोचो कि यार ये चीज और ये क्या है, इसमें एक एफ एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो सेम ही है ना, जी जी जी, ये वाला पोर्शन तो सेम ही है, तो एक एफ एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है, एक एफ एक्स्ट्रा है। तो चलिए आओ आप आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर। अब क्या करूं, इस एक्स को हटाकर ना, इस एक्स को हटाकर, इस एक्स को हटाकर, इस पूरी दुनिया में एक्स को हटा दे और इस एक्स को हटा के लिख दे जी 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 एफ एक्स। क्या लिखेगा, इस एक्स को हटा के लिखेगा जी ऑफ एफ एक्स, तो बराबर में क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर भाई, ये लिख लिया, हाँ लिख लिया। एक्स को हटाकर क्या लिखेगा बेटा, जी ऑफ जी एफ एक्स, तो इसको भी लिख लिया, पक्का है, श्योर है। और ये दुनिया आपके पास पहले से थी, पता है ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, श्योर। अब आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछा, आईआईटी ने ये बोला भाई कि ये जो चीज है और ये जो चीज है वो बराबर है, ऐसा बोल रही है आईआईटी। आईआईटी बोल रही है कि ये चीज और ये चीज क्या है, बराबर है, तो बराबर कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हमको आईआईटी ने बोला है कि नंबर 1 और नंबर 2 बराबर हैं। चलिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आईआईटी कहती है दोनों चीजें बराबर है तो बराबर कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर बराबर साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, कर दिया बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग मतलब बुद्धि का प्रयोग करना है। क्या करना है, ये जो चीज दिख रही है ना, क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख दूं, बात तो बराबर है, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है मैथ्स में, ठीक है। समझ में आ गया भैया, क्या समझना है कि ये चीज लिख बेटा या स्क्वायर करके लिखी, एक ही बात है। अब मैं एक चीज समझा रहा हूं, वो समझना। अगर मैं कभी तुझे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स लिख दूं, अगर मैं कभी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स लिख दूं, उसके दो हल आएंगे, कौन कौन से, एक्स बराबर 0 और 1, आएंगे कि नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। अगर मैथ्स में एक्स स्क्वायर अगर एक्स के बराबर आ जाए तो एक्स के दो हल आएंगे, 0 और 1, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स बोल दूं तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया, तो एक्स के दो मान आएंगे 0 और 1, किस क्या मान आएंगे, 0 और 1। तो साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के दो मान आएंगे 0 और 1, आ गए, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के दो मान आएंगे, कौन कौन से मान आएंगे, 0 और 1, ठीक। दो केस बना लेते हैं। पहला, जब ये चीज 0 हो जाए और जब ये चीज 1 हो जाए, क्लियर है। तो उसके दो मान आएंगे भाई, ये चीज 0 हो जाए, ये चीज 1 हो जाए, हो गए। चलो अब मैं सोचना चालू करता हूँ, ठीक। मैं उसी तरह से सोचता हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा सोचता है। नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, नॉर्मल बच्चा सोचेगा कि ये 1 कब होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये 1 कब होगा, ये 1 होगा जब ये चीज 5/2 बन जाए, 5/2 बन जाए, ठीक है। तो ये चीज 1 होगी जब ये चीज साइन एक्स स्क्वायर क्या बन जाए, 5/2 बन जाए। मैं आगे तो जाऊंगा ही नहीं क्योंकि यहीं पे खेल खत्म होने वाला है इसका। कैसे कि सर ये चीज बताइए कि ये चीज 1 है, तो ये 1 कब होगी बेटा, जब ये 5/2 होगा। क्या साइन का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, अरे 5/2 तो 1 से ज्यादा है, तो संभव ही नहीं है, ठीक है।
साइन का मान जो होता है बेटा कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का मान होता है -1 से लेकर 1 तक। अब साइन का मान -1 से 1 तक है, तो ये चीज तो π/2 कभी हो ही नहीं सकती, और जब ये चीज π/2 नहीं हो सकती बेटा, तो ये चीज कभी 1 नहीं आएगी, तो ये संभव नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये चीज संभव नहीं है, अगर ये चीज संभव नहीं है तो ये चीज 1 आएगी नहीं, रिजेक्ट हो गया, इधर आ जा बेटा। अच्छा अब बताओ ये चीज 0 कब आएगी? ये चीज 0 आएगी जब ये चीज, भाई ये चीज 0 कब आ सकती है? जब ये चीज 0 बन जाए, पाई बन जाए, 2 पाई बन जाए, 3 पाई बन जाए, यानी ये चीज क्या बन जाए? तो साइन x² बराबर क्या बन जाए? n पाई बन जाए। ठीक है, तो ये साइन, ये चीज 0 बने, पाई बने, 2 पाई बने तो 0 आ जाएगा, तो साइन x² बराबर n पाई हो जाए। श्योर है? पक्का? ठीक है, इसमें कोई लफड़ा? ओके, इसमें एक चीज कर लेते हैं, छोटा सा काम और कर देते हैं। मैं लगा था एक और काम कर देता हूँ ना, सीधे x² को n पाई बोल दो ना यार, क्यों दिमाग लगाएं भाई। ठीक है, x² अगर n पाई हो गया, x² अगर n पाई हो गया, x² अगर n पाई हो गया तो क्या होगा? साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। अबे यही 0 हो गया तो बाहर वाला तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो x² बराबर क्या आएगा? n पाई आएगा। तो x बराबर क्या आएगा? ±√n पाई आएगा। ये आपका आंसर है। और ध्यान रखिए n इंटीजर था, पर अंडर रूट के अंदर है, तो n की वैल्यू 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ये आप ले सकते हो। श्योर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x बराबर ±√n पाई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, fx बराबर 1/1 - x। ओके, चलिए पूछा क्या है? एक तो डबल f पूछा है आपसे, f ऑफ fx, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने ट्रिपल fx का प्रांत पूछा है। प्रांत क्या पूछा है? प्रांत। ठीक है, एक तो f ऑफ fx पूछा है, एक ट्रिपल fx का प्रांत पूछा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर f की पावर nx का मतलब यानी मीनिंग, f की पावर nx का मतलब f o n बार है। क्लियर? तो f की पावर nx का मतलब अगर f o n बार है तो आपको बताना है तो ठीक है, तो आपको बताना है 2019 x क्या होगा। ठीक है, f ऑफ 2020 x क्या होगा, f ऑफ 2021 x क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, चलिए इसका एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है इस क्वेश्चन का, f ऑफ fx का प्रांत। बताता हूँ क्यों। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, डबल f निकाल लेंगे और ट्रिपल f निकाल लेंगे। वो निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमने क्या करा, डबल f और ट्रिपल f निकालना चालू कर रहे हैं। करें स्टार्ट? करूं? चलिए यहीं पे चालू कर देते हैं, साइड में बहुत जगह है। तो fx कितना हुआ? 1/1 - x हो गया। ठीक है, x को हटाकर क्या लिखेगा बेटा? fx। तो यहाँ पर भी x को हटाकर क्या लिखेगा बेटा? fx। इस x को हटाकर fx, तो इस x को हटाकर क्या लिखेगा? fx। तो ये चीज़ ये आएगी, आ गई। तो डबल fx कितना आएगा? x - 1/x आएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ होनी तो नीचे से कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरीके की कहाँ तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। श्योर? पक्का? चलिए वापस एक बार x को हटाकर और fx लिख दो, एक बार और x को हटाकर fx लिख दो, इस x को हटाकर fx लिख दो, यहाँ पर भी fx आएगा और यहाँ पर भी fx आएगा। रखोगे तो x आ जाएगा। कर लोगे अब आप, कोई बड़ी बात नहीं है। डबल f निकालना, ट्रिपल f निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो ये चीज़ हम लेके चले, हमने डबल f निकाला तो ये आ गई। ठीक है, फिर हमने दोबारा x को हटाकर fx लिखा तो रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि क्या पूछना क्या चाहते हैं सर। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डबल f तो निकाल लिया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा है f ऑफ fx का प्रांत क्या होगा। आप बिलीव करिए जब ये क्वेश्चन दिया जाता है क्लास में तो बच्चे क्या करते हैं, यार f ऑफ fx का प्रांत ही तो चाहिए। तो बच्चा सीधा x देखता है, x देख के बच्चे के मन में क्या आएगा, अरे इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है जहां अनंत बन रहा है। बच्चा क्या देखता है भाई? बच्चा तो ट्रिपल f देखेगा ना कि 1 f ऑफ fx की वैल्यू x आ रही है, तो उसको देखते उसके दिमाग में क्या आया, यार ये तो x आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रांत तो r है। अरे नहीं है यार, आप सीधा ट्रिपल f पे पहुंच गए क्या? सीधा ट्रिपल f पे नहीं पहुंचे हो आप,
पहले आप fx के पास गए, fx के बाद जाने के बाद फिर डबल f के पास गए, फिर ट्रिपल f के पास गए। क्लियर? तो जिस पॉइंट पर ये चीज परिभाषित नहीं है, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन ही परिभाषित नहीं है, उस पॉइंट पर ट्रिपल f कैसे परिभाषित होगा? जिस पॉइंट पर डबल f ही परिभाषित नहीं है, उस पॉइंट पर ट्रिपल f कैसे परिभाषित होगा? तो सबसे पहली बात आप ये देखो कि fx कहां परिभाषित नहीं है, तो fx 1 पर परिभाषित नहीं है। फिर आप डबल f की दुनिया में गए और डबल f की दुनिया में जाके देखा x किस पर परिभाषित नहीं है, बेटा 0 पे परिभाषित नहीं है। तो ये चीज 1 पर परिभाषित नहीं है, ये चीज 0 पे परिभाषित नहीं है। तो अब बताओ ट्रिपल f का प्रांत क्या होगा? तो इसका प्रांत जो होगा r-0,1। ठीक, r मत देना, r-0,1, और यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब इसका आता है नेक्स्ट पार्ट पर। इसका जो सी पार्ट है वो भी देखिए आप लोग। देखिए सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, क्लियर? तो सी पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। एफ की पावर एन एक्स का मतलब है एफ ओ एन बार है, बिल्कुल है सर, ठीक है। तो अब आप देखो हमने 3 बार एफ निकाला तो एक्स आ गया, आया? तो मैं इसको बोलता हूं एफ क्यूब एक्स। एफ क्यूब एक्स का क्या मतलब है? एफ क्यूब एक्स का मतलब है कि 3 बार अगर एफ लिया तो एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। कैसे होगा कि हर 3 के मल्टीपल में बार बार एक्स आएगा। तो एफ क्यूब 3 एक्स आ रहा है तो एफ 6 भी एक्स आएगा, तो 3 के मल्टीपल में एक्स आता जाएगा, है ना। तो मैं 2019 के पास गया 2019 के पास, और 2019 को मैंने 3 से डिवाइड करके देखा कि क्या हो रहा है। देख लेते हैं डिवाइड करके। तो 2019 को मैंने 3 से डिवाइड करके देखा, तो 2019 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2019 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 6, 7 और 3, बिल्कुल करेक्ट, कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। और अगर 3 के मल्टीपल में चल रहे हो तो आंसर x ही आएगा, ठीक है। अगर 3 के मल्टीपल में चल रहे हो तो आंसर x ही आएगा। श्योर है? पक्का? अब क्या होगा, अब मैं 2020 पर जाऊंगा, तो 2020 का मतलब समझे, एक f बढ़ गया, ये मतलब है इस लाइन का। 2020 का क्या मतलब है बेटा, एक f बढ़ गया, बढ़ गया एक f। अब क्या करूं सर? तो बहुत आसान है बेटा, ये तो तुझे पता है ना, ये x है, क्या ये x है, तो बस तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ x, यानी 1/1 - x। बिल्कुल ठीक है सर। सर अब बताइए 2021 में क्या होगा? 2021 में बेटा यहाँ 2 f आ जाएंगे, या फिर ऐसे बोल, या तो ऐसे बोल कि f ऑफ 2020 x। बात तो बराबर है भाई, 2019 x आया तो 2020 को ऐसे लिख सकता हूँ, फिर 2021 को ऐसे लिख सकता हूँ। अरे ये क्या चीज है, ये तो ऊपर वाला है, तो f ऑफ 1 - x, इसको सॉल्व करके देख लेना, x - 1/x। क्लियर? अब मैं 2022 पे जाऊंगा, वापस x आ जाएगा, 2023 पे जाऊंगा, वापस ये आ जाएगा, 2024 पे ये आएगा, 2025 पे फिर x आएगा। तो ये साइकिल बार बार घूमती रहेगी, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने और कराया आपको आज संयुक्त फलन के ऊपर, राइट। तो संयुक्त फलन यहाँ पर मेरी तरफ से तो खत्म होता है, इस पर क्वेश्चन लिख लो, आप घर से कर लेना, है ना, क्योंकि एंडलेस है, मैं कितने क्वेश्चंस कराता रहूँ, ये तो गड्ढा है, कभी नहीं भरने वाला। fx बराबर cos स्क्वायर x प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2π/3, ठीक है। और ये आया है cos स्क्वायर 5π/4, ठीक है। अच्छा g2 का मान जो है उन्होंने -1 दे रखा है, तो आपसे पूछा उन्होंने cot इनवर्स g ऑफ f1 प्लस cos इनवर्स g ऑफ f2 क्या होगा। ठीक, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, जब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन फील करे ना, जितने जैसे आईआईटी में वो क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व करके देखना है, कांस्टेंट आने वाला है। और क्वेश्चन की डिजाइनिंग देखो आप, g की वैल्यू 2 पे दे रखी है और g की वैल्यू 2 पे दे रखी है, इसका मतलब fx2 आने वाला है, ठीक। अगर कोई चेक करना चाहे तो प्रॉपर सॉल्व कर ले। सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, इन दोनों में से किसी एक cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों में से किसी एक cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करके cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जो आईआईटी में आया हुआ था, इसलिए आपको ही करना है। और मैं आपको पहले से बता दूं 100%,
fx 2 आएगा, आएगा ही, क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे होगा। और जब fx 2 आएगा यानी हर पॉइंट पे वैल्यू 2 आएगी, तब क्या होगा, देखो कॉट इनवर्स, बढ़ू आगे, ये f1 लिखा हुआ है, f1 हो f2 हो सब जगह इसके लिए 2 आएगी, तो ये बनेगा g2, इधर आ जाइए cos इनवर्स, चलें आगे। अच्छा f2 पे वैल्यू कितनी आएगी, fx की वैल्यू तो 2 ही आएगी हर पॉइंट पर, तो ये g2 आ गया। अच्छा g2 कितना है, -1, तो cot इनवर्स -1 और ये आएगा cos इनवर्स -1 आया। अच्छा cot में -1 कब आता है बेटा, 3π/4 पर, और cos में -1 कब आता है, पाई पर। कितना आंसर आएगा, 7π/4। ठीक है, चलिए भाई मैंने बता दिया है, आप सॉल्व करिए, जो एक पार्ट मैंने इसमें छोड़ा है वो आप खुद करिएगा, राइट। चलिए अब चैप्टर में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, बाकी तो ये चैप्टर खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अब आता है आवर्ती फलन। क्या आता है, आवर्ती फलन, हेडिंग डालिए आवर्ती फलन। डे स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। आवर्ती फलन, राइट। चलिए अब बात करते हैं आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन, है ना। आवर्ती फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, है ना। अच्छा आवर्ती फलन क्या होता है, हम फिजिक्स पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। फिजिक्स में क्या पढ़ाते थे टीचर, एक पेंडुलम पढ़ाते थे। पेंडुलम नहीं पढ़ा आपने, पेंडुलम यूँ जाता है, फिर यूँ जाके, है ना, यूँ जाता है, फिर यूँ जाता है, फिर यूँ आता है ना, ऐसे बार बार रिपीट होता है ना। ठीक है, कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है ना, कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसे हम आवर्ती फलन कहते हैं। कोई फलन की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, जनरल लैंग्वेज में बोले तो जनरल तो है ही, जैसे घड़ी है, घड़ी की सुई आपने देखी होगी बार बार रिपीट करती है, घंटे वाली अलग रिपीट करती है ना, मिनट वाली अलग रिपीट करती है। ठीक, तो फंक्शन आवर्ती फलन का क्या मतलब है, ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो। अगर कोई फंक्शन बार बार रिपीट होता है फिक्स इंटरवल के बाद तो उसे हम आवर्ती फलन कहते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता है उसे हम आवर्ती फलन कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर, समझ आ गया। ऐसा फलन जो एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार रिपीट होता है उसे हम आवर्ती फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आवर्ती फलन ये तो हो गई भाई जनरल लैंग्वेज में बात कि भाई कोई फलन बार बार रिपीट होगा वो आवर्ती होगा, राइट। इसको मैथमेटिकली इसकी क्या परिभाषा है तो लिख लीजिए आप, लिखिए एक फलन fx, एक फलन fx आवर्ती फलन कहलाता है यदि, एक फलन fx आवर्ती फलन कहलाता है यदि, एक फलन fx आवर्ती फलन कहलाता है यदि fx प्लस t बराबर fx। क्लियर, fx प्लस t बराबर fx, है ना, क्लियर है। एक फलन आवर्ती फलन कहलाता है यदि fx प्लस t बराबर fx, उसे हम आवर्ती फलन कहते हैं। क्लियर, ये आवर्ती फलन की शर्त है। अच्छा यहाँ पर एक टर्म दिख रही है वो t है ना, जहां t लिखिए, जहां t एक न्यूनतम धनात्मक अचर राशि है, जहां t एक न्यूनतम धनात्मक अचर राशि है, जहां t एक न्यूनतम धनात्मक अचर राशि है जिसे fx का मूल आवर्तकाल कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड। जहां t एक न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब लीस्ट, है ना, जहां t एक न्यूनतम धनात्मक मतलब पॉजिटिव और अचर का मतलब कांस्टेंट। किसी भी फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कांस्टेंट होगा, बदल नहीं सकता। जब मैं पढ़ता था तब sin x का पीरियड 2 पाई था, मुझे पढ़े हुए इतने साल हो गए तो भी 2 पाई है, आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल जब भी तक पढ़ेंगे तब तक उसका पीरियड कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्लियर, तो जहां t एक न्यूनतम धनात्मक अचर राशि है जिसे fx का मूल आवर्तकाल कहते हैं
मूल आवर्तकाल का मतलब होता है फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो टी इज अ लीस्ट, लीस्ट मतलब न्यूनतम, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, कांस्टेंट टर्म है जिसे हम फंक्शन का क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। क्लियर, ये तो है इसकी परिभाषा, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं भाई आवर्ती फलन का कोई एग्जाम्पल देके समझाओ सर, आवर्ती फलन का कोई एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं आवर्ती फलन का एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है, दिख रहा है साइन एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ठीक है। ये क्या है, 0 है, ठीक है। ये क्या है, 2 पाई है। ये क्या है, 4 पाई है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये क्या है, 6 पाई है। समझ आ गया? चलिए, ग्राफ दिख रहा होगा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो शक्ल, जो वैल्यू मुझे 0 से 2 पाई में नजर आ रही है, जो चीज़ 0 से 2 पाई में नजर आ रही है, वही शक्ल 2 पाई से 4 पाई में नजर आ रही है, वही शक्ल 4 पाई से 6 पाई में नजर आ रही है। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, जो शक्ल, जो चीज़ 0 से 2 पाई में नजर आ रही है, वही 2 पाई से 4 पाई में नजर आ रही है, वही 4 पाई से 6 पाई में नजर आ रही है। आ रही है वही चीज़, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है? जो शक्ल आपको 0 से 2 पाई में दिखी, यहाँ तक दिखी, वही चीज़ आपको 2 पाई के बाद वापस 4 पाई पे दिखी, वही चीज़ आपको 4 पाई के बाद 6 पाई पे दिखी। क्लियर? अगर कोई इससे पूछे कि इसका पीरियड क्या है, पीरियड यानी आवर्तकाल क्या है, तो मैं बोलूँगा इसका पीरियड 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी, सब पीरियड है, क्योंकि 2 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, 4 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, 6 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? मूल आवर्तकाल। मूल आवर्तकाल क्या होता है? उन सब में सबसे छोटा आवर्तकाल। सबसे छोटा आवर्तकाल कौन सा है? 2 पाई। इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड यानी मूल आवर्तकाल क्या होगा? 2 पाई होगा बेटा। क्लियर? इसका सब जो मूल आवर्तकाल क्या होगा? 2 पाई। ध्यान रखना, पीरियड बहुत सारे हो सकते हैं, बट द फंडामेंटल पीरियड इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द पीरियड। उस सब में सबसे छोटे वाला जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। क्लियर? अब हमने बोला था कि जो फलन आवर्ती होगा वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे x प्लस 2 पाई, निकालें, क्या आएगा? साइन एक्स प्लस 2 पाई आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी वापस क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर, आया। इसका मतलब पीरियड बताओ कितना है? 2 पाई। बताओ पीरियड कितना है? 2 पाई। क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, बना लें? चलो बना लिया जाए। आओ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा, ऐसे। बन गया फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ? बन गया सर। अब गौर से देखो, आप अच्छे से देखना, जो चीज 0 से 1 में मिल रही है, जो भी चीज, जो वैल्यूज आपको 0 से 1 मिल रही है, सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज 1 से 2 में, वही सेम 2 से 3 में। यानी 0 से 1, फिर सेम 1 से 2, फिर सेम 2 से 3, यानी हर 1 के बाद रिपीट हो रहा है भाई। कि हर चीज हर 1 के बाद रिपीट हो रही है। और अगर ये हर 1 के बाद रिपीट हो रही है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका जो पीरियड है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, पीरियड्स का 1 भी है, 2 भी है ना, पर फंडामेंटल पीरियड क्या है? 1 है। ओके, अब मैं बार बार जब भी बात करूंगा तो मैं फंडामेंटल पीरियड की बात करूंगा। क्लियर? अच्छा, इसको अगर मैं इसी फॉर्मूले से समझाऊं आपको, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो मेरा फॉर्मूला क्या था उसको लगा लेते हैं। एफ एक्स क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, बिल्कुल है सर। यहाँ पर t कितना है? 1, तो यहाँ कितना आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 आएगा। आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, 1 को खा जाता है, खा जाएगा, 1 को खा जाएगा ना, x प्लस 1 में तो 1 को खा जाएगा, तो वापस क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, नहीं एफ एक्स आएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। सेम चीज आ रही है, आ रही है ना, सेम चीज। इसका मतलब पीरियड बताओ कितना हुआ बेटा? 1 आ गया। क्लियर? 1 आ गया। इस तरह से हम पीरियड निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, है ना। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, आप समझना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मेथड है, हम मेथड लगाएंगे नहीं, पर आपको क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में जैसे कोई क्वेश्चन आया तो कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स आया, और आपने पूछा इसका पीरियड निकालो। बिल्कुल ठीक है सर,
ये क्वेश्चन आ गया है ना, ये आ गया। ठीक है, आपने मान लो क्वेश्चन ये पूछा भाई यहाँ तो sin x का ग्राफ आता था ना, sin x का ग्राफ आता था, आपने फटाफट देखा, आपने आंसर दे दिया। मान लो sin x नहीं आता तो क्या करते, जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आ जाता fx बराबर sin x है ना, इसका पीरियड क्या होगा। क्लियर, ये वो सिचुएशन है जब हमें ग्राफ नहीं आ रहा। मान लो मुझे ग्राफ आता नहीं है, मैं तो अननोन बच्चा हूँ बिल्कुल, सर मुझे तो नहीं आता sin x का ग्राफ। अब बताओ सर आपने पीरियड 2 पाई कैसे निकाला, वो तो हमने ग्राफ देख के बोल दिया था। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, ठीक, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो क्या शर्त होती है, उसकी शर्त होती है fx प्लस टी बराबर fx। इसकी शर्त क्या होती है, fx प्लस टी बराबर fx। तो यहां से कितना आएगा, साइन x प्लस टी माइनस साइन एक्स बराबर 0। यहां तक कोई तकलीफ भाई, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। ये फंक्शन क्या था, फंक्शन साइन एक्स है, तो fx प्लस टी आ गया, fx आ गया। साइन सी माइनस साइन डी लगा लेंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, कितना आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक है, और साइन c माइनस डी बाई 2 बराबर 0। आ गया, बिल्कुल आया। अब आप एक बात सोचो, ठीक है, मैथ्स कहती है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों को 0 कर देते हैं, बिल्कुल कर दूंगा मैं। जब मैं इसको 0 करूंगा, आप समझना, जब मैं इस टर्म को 0 करूंगा तो यहां से आने वाला पीरियड इन टर्म्स ऑफ x आएगा। रिपीट कर रहा हूं, अच्छे सुनो, जब मैं इसको 0 करूंगा, कर दूंगा ना, क्या दिक्कत आ रही है, 0 कर दिया इसको, चलो कर दिया, तो पर जब मैं इसको 0 करूंगा तो यहां से आने वाला t किसके टर्म्स में आएगा, x की टर्म्स में आएगा, x के पदों में आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि t तो अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है भाई। t इन टर्म्स ऑफ x कैसे आ सकता है, क्लियर। तो चूंकि t इन टर्म्स ऑफ x नहीं आ सकता तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो 0 क्या होगा, ये हो जाएगा, तो साइन t बाई 2 0 हो गया। अच्छा, साइन 0 कब होता है, मिनिमम सोचो, 0 पर होता है, 0 हम ले नहीं सकते, पाई पर होता है। किस पर होता है, पाई पर। तो t बाई 2 बराबर पाई, तो t बराबर 2 पाई। ये एक तरीका है पीरियड निकालने का जो लोग यूज करते नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर भी लगा लेते हैं सेम। कैसे निकालेंगे, fx प्लस टी बराबर fx लगा लिया, तो यहाँ लिखेंगे cos साइन x प्लस टी माइनस कॉस ऑफ साइन x बराबर 0। श्योर है, पक्का, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। cos c माइनस cos d हम सबको आता ही है ना, तो cos c माइनस cos d लगा लेते हैं, तो 2 cos c माइनस cos d होता है 2 साइन, है ना, ये आ जाएगा cos c माइनस cos d होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, है ना, c प्लस डी बाय 2, ठीक है। और क्या आएगा, साइन c पर d माइनस c बाय 2 बराबर 0। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ क्या है भाई, आपने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया, यहाँ तक आ गई, ये चीज़ आ गई, cos c माइनस cos d लगा लिया, आ जाएगा, ठीक है। अब 0 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी 0 होगी, है ना, और ये चीज़ भी 0 होगी, दोनों को 0 कर देता हूँ मैं, कर दूँ, तो मैं दोनों को 0 कर रहा हूँ, राइट है, मैं दोनों को 0 कर रहा हूँ, तो ये चीज़ 0 कर देता हूँ, है ना, साइन x प्लस टी, भाई ये चीज़ 0 होगी, है ना, तो साइन x प्लस टी प्लस साइन x बराबर आ जाएगा 2n पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है भी नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, ये चीज़ 0 करूँगा, ये चीज़ 0 कब होगी, ये चीज़ 0 होगी जब ये चीज़ n पाई हो जाएगी, राइट, इधर आ जाएगी। यहाँ से भी क्या होगा, ये चीज़ 0 कर देता हूँ, कर दूँ, ये चीज़ 0 करूँगा तो क्या आएगा, साइन x प्लस टी माइनस साइन एक्स बराबर आएगा माइनस 2n पाई। श्योर है ना, क्लियर है, मेरे ख्याल से तो कोई तकलीफ है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। श्योर है भाई, ये चीज़ 0 कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ ना, ये चीज़ 0 कब होगी, ये चीज़ 0 होगी जब ये चीज़ 0 होगी, है ना, ये चीज़ 0 कब होगी जब ये चीज़ 0 होगी, ये 0 कब होगी, 0 पर, पाई पर, 2 पाई यानी n पाई पर, इसको n पाई कर दिया, इसको भी n पाई कर दिया, है ना, और बटे वाला 2 उधर चला गया, 2n पाई, ये 2n पाई आ गया, है ना, ओके। अच्छा, ये माइनस 2n पाई क्यों आया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लेके कर दिया, यहाँ तक आ गया। अच्छा, वापस चल, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन
c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 बराबर आ गया 2n पाई। आ गया। अब एक बात सोचना, छोटी सी बात सोचना, क्लियर है? यहाँ तक आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ सकती है। वो भी कब? जब ये दोनों एक साथ 1 हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू 2 आ सकती है और मिनिमम वैल्यू -2 आ सकती है। वो भी कब? आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू 2 कब आ सकती है? जब ये दोनों एक साथ 1 हो जाए, और मिनिमम वैल्यू -2 कब आ सकती है? जब एक 1 हो जाए, एक -1 हो जाए। क्लियर है? अब बराबर में 2n पाई लिखा हुआ है। n तो इंटीजर है ना, n तो क्या इंटीजर है, तो अगर मैं n का मान 0 लूंगा तो बराबर 0 आ जाएगा। तो -2 से 2 में 0 आ सकता है, ठीक है। अगर मैं n का मान 1 लूंगा तो 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब 2 से आगे निकल गया। इसका मतलब ना तो मैं n का मान 1 ले सकता हूँ, ना n का मान मैं -1 ले सकता हूँ। एक ही केस बनेगा, n बराबर 0। क्लियर? तो ये बनेगा व्हेन n बराबर 0। ये तभी संभव होगा जब n क्या होगा? 0 होगा। अगर n का मान 1 हो गया तो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई 2 से ज़्यादा होता है, ये 2 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं बेचारा। क्लियर? ये आ जाएगा, कर दूँ 0, है ना, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा साइन x प्लस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 बराबर 0। बिल्कुल ठीक है, आ गया। इधर आ जाइए, सेम कहानी इधर कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 कॉस x प्लस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 बराबर 0। 0 क्यों कर रहा हूँ? सेम जो लॉजिक मैं यहाँ लगाऊंगा ना, सेम लॉजिक मैंने वहाँ लगा दिया, डायरेक्ट लॉजिक, सेम लॉजिक। क्लियर? यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा कॉस x प्लस टी बाई 2 बराबर 0 और यहाँ से आएगा साइन टी बाई 2 बराबर 0। क्लियर? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ से मैं कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? समझाओ ज़रा, क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा ना भाई, ये टर्म्स ऑफ किसके आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। पीरियड इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे हो सकता है? ये मिलेगा ही नहीं। ये पीरियड इन टर्म्स ऑफ एक्स आ रहा, मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ खत्म, ये चीज़ खत्म। इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। चलो सोचो, कॉस 0 कब आता है? π/2 पर। कॉस 0 कब आता है? π/2 पर। मिनिमम सोचा, मिनिमम। तो यहाँ से t बराबर पाई। इधर आ जाइए, साइन 0 कब आता है? पाई पर, मिनिमम। तो t बराबर 2 पाई आ रहा है। तो वहां से t का मान 2 पाई आ रहा है और यहाँ से t का मान पाई आ रहा है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द पीरियड क्या होगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ द पीरियड, तो लीस्ट वैल्यू क्या होती है? पाई। दोनों में तो आंसर क्या आएगा? पाई आएगा। इसलिए इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पाई होगा। क्लियर? ये अप्रोच मैंने जो आपको सिखाई है, ये उस समय काम आती थी जब IIT सब्जेक्टिव हुआ करता था। भाई जब IIT सब्जेक्टिव था तो पीरियड निकालने के लिए अपन डायरेक्ट नहीं लिखते थे, उस समय अपन को इसी तरह से करना पड़ता था, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ये अप्रोच तब की है जब पीरियड निकालने के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच यूज की जाती थी। अब हमें इस तरह की कोई अप्रोच यूज नहीं करनी है। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर? तो पीरियड की कंडीशन मैंने आपको लिख दी कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो fx प्लस t बराबर fx होगा। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पसंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पीरियोडिक फलन के लिए, पीरियोडिक फलन के लिए हम ये लिख सकते हैं एफ टी बराबर एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ माइनस टी। बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे आया? समझ में आ ही गया होगा। तो कंडीशन क्या थी? याद करो, कंडीशन थी एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स थी ना। कंडीशन एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, एक्स की जगह 0 रख दो, खत्म। तो ये कंडीशन आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अगर कोई फलन आवर्ती है तो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना चाहिए 0 एफ एक्स के प्रांत में होना चाहिए। 0 एफ एक्स के प्रांत में होना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई। 0 एफ एक्स के प्रांत में होना चाहिए। क्लियर है? दुनिया कहती है f0 बराबर ft, आपने भी रट लिया, मैंने भी रट लिया, अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन हम तभी लगाएंगे जब 0 किस में होगा? हमारे प्रांत में होगा। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? देखिए, मेरे पास आया फंक्शन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। आ गया? इसका पीरियड निकालना है आपको। क्या निकालना है? पीरियड निकालना है। क्या करेंगे भाई? अगर पीरियड निकालना है तो ये कंडीशन लगा सकता हूँ ना, क्या दिक्कत आ रही है? कंडीशन लगा सकता हूँ। तो मैंने कंडीशन लगा दी। क्या लगाया? मैंने कंडीशन लगा दी कि एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ टी। लगा दी, एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 का मान तो 1 हो जाएगा और एफ ऑफ टी का मान लिख लेते हैं। तो मॉड साइन टी
प्लस मॉड ऑफ कॉस टी बराबर 1 लगा दिया। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, लगा दिया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, वर्क कर लो, वर्क। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस मॉड साइन 2t बराबर 1। 1 से 1 कट गया। आप वर्क करो दोनों तरफ ही आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया साइन 2t बराबर 0 आ गया। यहां से साइन 2t बराबर क्या आ गया 0 आ गया। श्योर। अब सोचो साइन 2t 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है पाई पर, सबसे छोटा पाई पर। तो 2t बराबर पाई, तो t बराबर π/2, यानी इसका आंसर क्या आएगा π/2 आएगा। श्योर, इसका आंसर क्या आएगा π/2 आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंडीशन है ना f0 बराबर ft वाली कंडीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब मैं आपको ये तो समझा चुका हूँ कि भाई ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आवर्ती फलनों में अगर आप कंडीशन का यूज करते हैं, डिपेंड करता है यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कंडीशन को कहाँ यूज करना चाहते हो। और देखिए fx बराबर साइन cos x, आगे इसका पीरियड निकालना है, पीरियड निकालना है। तो कंडीशन क्या लगाओगे f0 बराबर ft, f0 बराबर ft। भाई देख लेना 0 उसके डोमेन में होना चाहिए, है डोमेन की दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए कंडीशन लगाता हूँ, लगा दूँ ft कितना आ गया बेटा, ft आ गया साइन cos ऑफ t, क्लियर है, आया आगे। f0 कितना आएगा बेटा, f0 आएगा साइन 1, आ गया f0 साइन 1। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है सर, आ गया। अच्छा साइन cos t है, साइन 1 है, तो cos t किसके बराबर कर देता हूँ 1 के, तो cos t बराबर कर दीजिए 1 के, बिल्कुल कर दिया। cos t बराबर कर दिया 1 के। अच्छा cos में 1 कब आता है, 0 पर आता है, तो 0 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि पीरियड 0 थोड़ी ना होगा भाई, पीरियड 0 थोड़ी ना होगा। तो ऑब्वियसली बात है t बराबर क्या लूंगा, t बराबर लूंगा 2π, क्लियर। तो इसका पीरियड कितना हो गया 2π, समझ आ गया। तो इस तरह से हम पीरियड निकाल सकते हैं, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना f0 बराबर ft वाली कंडीशन, तो आप इस तरह से पीरियड निकाल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। यस, एक क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है ये वाला, tan π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका पीरियड क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। tan π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, लेकिन यहाँ GIF है, ये x नहीं है, नॉर्मल है ना। नॉर्मल x होगा तो मैं इसका तरीका बताऊंगा, और महत्तम पूर्णांक x है तो क्या करेंगे, तो वापस हम क्या लगाते हैं, हमारी शर्त लगा लेते हैं। हमारी पीरियड वाली शर्त क्या थी, f0 बराबर ft, ठीक है। तो हमारी पीरियड वाली शर्त क्या थी, f0 बराबर f ऑफ t, यही थी। f0 मतलब 0 रख दूं, f0 मतलब 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा, और t का मतलब t रख देते हैं, तो tan π/2 π/2, ठीक है, समझ में आ गया। tan π/2, ये t आ जाएगा, t है ना, बराबर f0, f0 कितना आ गया 0, आ गया। कोई तकलीफ तो है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ तक आ गया। अच्छा 10 में 0 कब आता है आपको पता ही है, 10 में 0 कब आता है आपको पता ही है, तो ठीक है ना, ये आ जाएगा, क्लियर। उसको 0 कर देते हैं, तो π/2 है ना, π/2, राइट। अब एक चीज जो समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो इस फंक्शन का पीरियड आएगा, वेरी भाई पीरियड क्या आएगा, पूर्णांक राशि आएगी। कैसी राशि आएगी, पूर्णांक राशि आने वाली है, क्लियर। तो उसको हटा के मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से महत्तम पूर्णांक हटा देता हूँ,
तो पाई बाय 2 टी बराबर 0, 0 कब आता है? एन पाई पर, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, मिनिमम क्या लेंगे? पाई। तो टी किसके बराबर आ गया? 2। या क्लियर? मान लेते किसी बच्चे को डाउट आ गया कि सर ये आपने क्या कर दिया, कि सर आपने तो f0 बराबर ft लगाया। बिल्कुल लगाया बेटा, यहाँ 0 रखेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, टी पर ये आ जाएगा। यहाँ पर से मैंने महत्तम पूर्णांक हटा दिया, ये 0 कब होगा? 0 पर होगा। 0 मुझे लेना नहीं होता, पाई लेना होता है, तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? काम का फंक्शन डिफाइन कर लें 0 से 1 में, कर लो 0 से 1 में, तो 0 से 1 में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर 2 में क्या होगा? 1 से लेकर 2 में ये 1 हो जाएगा, 1 से लेकर 2 में ये 1 हो जाएगा। तो 1090, 1090 किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को। हो गया? अब आगे चलें 2 से 3 में, 2 से 3 में, 2 से 3 में क्या होगा? 2 से 3 में बेटा ये 2 हो जाएगा, 2 होते ही 2 से 2 कट जाएगा, 10 पाई 0 हो जाएगा। ठीक है? 3 से 4 में 3 पाई बाय 2 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वापस। समझ में आ गया? कर जाएगा। क्लियर? तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। आपको क्या समझ में आया? आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर आप नोट करें ढंग से, 0 से 1 में वैल्यू 0 थी, यानी 0 पर वैल्यू 0 थी, है ना? फिर सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज 2 पे जाकर रिपीट हो गई। सेम चीज वापस किस पे जाकर रिपीट हो गई? 2 पे जाकर रिपीट हो गई। तो 0 से 1 में 0 थी, फिर 2 से 3 में सेम चीज 0 रिपीट हो गई। हो गई ना? तो हर 2 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसका पीरियड कितना हुआ? 2। चलिए खैर, तो ये कुछ पार्ट था जो मुझे लगता है सब्जेक्टिव रहता है थोड़ा सा, तो उस वाले पार्ट को मैंने देख लिया। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट तो वही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो लिख लेते हैं एक बार, है ना? कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए नोट डाल के, फर्स्ट पॉइंट। आपने एक बात तो नोट करी होगी। क्या नोट करी? कि कोई फलन अगर आवर्ती है तो क्या होगा। जैसे कोई फलन आवर्ती है, sin x था, है ना? अब sin x भाई साहब क्या करेंगे? बार बार रिपीट होगा, है ना? अगर कोई फलन बार बार रिपीट होगा तो 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? मैनी 1 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट कैसा था? फ्रैक्शनल पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो कैसा हुआ? मैनी 1 है। क्लियर? यदि फलन आवर्ती है तो कैसा होगा? बहु एकेकी होगा। लिख लीजिए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। यदि फलन आवर्ती है तो बहु एकेकी होगा। यदि फलन आवर्ती है तो बहु एकेकी होगा। ठीक? यदि फलन आवर्ती है तो बहु एकेकी होगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपने डोमेन चेंज कर दिया, डोमेन अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने मुझसे बोला कि sin x तो आवर्ती है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन आपने मुझसे बोला यार 0 से लेकर पाई बाय 2 में sin x बोला भी आपने। अब यार 0 से लेकर पाई बाय 2 में अगर मैं sin x ड्रॉ करूंगा तो इतना सही जाएगा, ये तो 1 1 हो गया। क्लियर? तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो आवर्ती फलन होगा, अगर हम पूरा प्रांत ले रहे हैं उसका, तो अगर आवर्ती फलन है तो बहु एकेकी होगा। लेकिन अगर आपने उसका प्रांत रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने उसके प्रांत पे कंडीशन लगा दी, तो हो सकता है कि वो एकेकी हो जाए। ठीक है? फंक्शन अगर आपने सिर्फ sin x बोला, बहु एकेकी है। आपने बोला नहीं sin x बनाओ 0 से 90 में, तो बेटा एकेकी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, है ना? सेकंड पॉइंट लिखिए। अच्छा, अगर कोई फलन अगर बहु एकेकी है तो उसका प्रतिलोम तो निकलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम कब निकलता है? किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम तब निकलता है जब वो एकेकी हो। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, आवर्ती फलनों का प्रतिलोम संभव नहीं है। आवर्ती फलनों का प्रतिलोम संभव नहीं है क्योंकि वो बहु एकेकी फलन होते हैं। आवर्ती फलनों का प्रतिलोम संभव नहीं है क्योंकि वो बहु एकेकी फलन होते हैं। क्लियर? आवर्ती फलनों का प्रतिलोम संभव नहीं है क्योंकि वो बहु एकेकी फलन होते हैं। ठीक है? आवर्ती फलनों का प्रतिलोम संभव नहीं है क्योंकि वो बहु एकेकी फलन होते हैं। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, आवर्ती फलनों के प्रांत को, आवर्ती फलनों के प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करके, आवर्ती फलनों के प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करके, रेस्ट्रिक्ट मतलब उस पर कंडीशन लगा दें कि बेटा तू यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, है ना? रेस्ट्रिक्शन लगा दे, प्रतिबंध लगाते हैं उस पर। ठीक है? जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, कंडीशन लगेगी बेटा तू अपने घर की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बेटा तेरे पे अब, है ना? तो चलिए, कहने का मतलब क्या था, मैंने क्या कहा आपसे? हाँ, ब्रैकेट में लिखिए, यदि एफ एक्स के प्रांत पर रेस्ट्रिक्शन लगा दें
तो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। यदि fx के प्रांत पर रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, इन जनरल हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने प्रतिलोम पे कंडीशन, डोमेन पे कंडीशन लगा दी, उसके प्रांत पर कंडीशन लगा दी, तो हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके मेन पार्ट पर, है ना। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर, है ना। अब एक छोटी सी टेबल बना लीजिए आप लोग। टेबल ढंग से बना लेना सारे बच्चे, टेबल सारे बच्चे ढंग से बनाना। यहाँ फलन लिखिएगा और यहाँ उनका पीरियड लिख लीजिएगा। मतलब मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे ने इतना पढ़ लिया ना, उसके आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। यहाँ फलन लिख लो या पीरियड लिख लो। पहला केस याद रखिएगा, साइन की पावर n हो, कॉस की पावर n हो, सेक की पावर n हो और कॉसेक की पावर n हो। ठीक है, समझ में आ गया? साइन की पावर n हो, कॉसेक की पावर n हो, सेक की पावर n हो, कॉसेक की पावर n हो। अगर n सम है, तो पीरियड पाई होगा, और अगर n विषम है तो पीरियड 2 पाई होगा। ये ध्यान रखिएगा, साइन की पावर n, कॉस की पावर n, सेक की पावर n और कॉसेक की पावर n है, तो उसका पीरियड पाई होगा अगर n सम है, 2 पाई होगा अगर n विषम। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे साइन x है, साइन x x 1 कितना हुआ, n 1 हो गया ना, तो साइन x विषम है, अगर n विषम है तो 2 पाई होगा। तो साइन x का, साइन क्यूब x का, है ना, समझ में आया क्या? साइन x का, साइन क्यूब x का, है ना, क्लियर है? सेक क्यूब x का, है ना, कॉसेक की पावर 5 का, जिनकी भी घातें विषम दिख रही हैं इन 5 में से, सबकी घातें जिनके भी विषम है, सबका 2 पाई है बिना पेन चलाए, और सम है तो पाई है बिना पेन चलाए। साइन स्क्वायर का पाई है, साइन क्यूब x का 2 पाई है, कॉस स्क्वायर का पाई है, कॉस क्यूब x का 2 पाई है ना। ऐसे समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, टेन की पावर n और कॉट की पावर n का, टेन की पावर n और कॉट की पावर n का पीरियड पाई होगा, चाहे n सम हो या विषम हो। ओके, तो टेन की पावर n का और कॉट की पावर n का पीरियड पाई होगा, चाहे n सम हो या विषम हो। ये ध्यान रखिएगा, इसका पीरियड पाई होगा चाहे n सम हो या विषम हो। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड, मॉड लगने के बाद, ठीक है, अगर आपने मॉड लगा दिया, आपने मॉड लगा दिया, मॉड, मॉड लगने का पीरियड सबका पाई होगा, चाहे n सम हो या विषम। समझ आ गया? क्लियर है? तो मेरी बात समझ आ गया आपको? मैंने क्या किया, अगर ये चारों में से कोई भी आ जाए, सम है तो पाई है बिना सोचे समझे, और 2 पाई होगा विषम होगा, तो ठीक, इसका हमेशा पाई होगा चाहे n सम हो चाहे विषम हो। जैसे tan x का भी पाई, tan स्क्वायर x का भी पाई, tan क्यूब x का भी पाई, tan की पावर 4 का भी पाई। ठीक, मॉड लगने के बाद इन सबका पीरियड पाई हो जाएगा, चाहे n सम हो या विषम हो। ठीक, जैसे मॉड में साइन स्क्वायर x हो तो भी पाई, मॉड में साइन क्यूब x हो तो भी पाई। ठीक, चौथा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कौन? x माइनस महत्तम पूर्णांक x। ठीक है, इसका पीरियड 1 होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको ग्राफिकल समझा चुका हूँ। तो ये 4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट पर। किस पर चलते हैं? 5वें पॉइंट पर। 5वें पॉइंट पर आ जाइए। 5वें पॉइंट पर आ जाइए, 5वें पॉइंट पर। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है? देखिए, जो बीजीय फलन होते हैं ना, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, है ना, जैसे बीजीय फलन हो गया, है ना, चर घातांकीय फलन हो गया, चर घातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कौन से? e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर 2x, e की पावर 3x, है ना। इसी तरह से लघुगणकीय फलन, इसी तरह से लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन कौन सा होता है? ln x, ln 2x, ये सब के सब नॉन पीरियडिक हैं। नॉन पीरियडिक का मतलब समझ में आ गया? अनावर्ती फलन। कैसे फलन है? अनावर्ती। ठीक, तो ये वाले फलन हो, चाहे ये वाले फलन हो, चाहे ये वाले फलन हो, ठीक है, ये सारे फलन कैसे होंगे? अनावर्ती होंगे। क्यों भाई? रिपीट ही नहीं होता। आज आपने बोला e की पावर x, भाई साहब चला गया, एक बार लौट के नहीं आ रहा भाई, रिपीट ही नहीं हो रहा। ln x एक बार चला गया, लौट के नहीं आ रहा भाई, तो अनावर्ती फलन है। कैसा फलन है? अनावर्ती। क्लियर? तो जितने भी फलन आप देख रहे हैं सब अनावर्ती हैं, ये सब अनावर्ती हैं। ठीक, छठा नंबर आप याद रखिएगा, फिलहाल छठा नंबर आप याद रखिएगा, कौन सा? कि मॉड साइन एक्स
प्लस मॉड कॉस एक्स, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आज, मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स प्लस मॉड कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड π/2 है ना। इन सब का पीरियड क्या है, π/2 है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूँ, इन दोनों के पीरियड भी आप निकाल सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से पीरियड निकालेंगे तो आपका पीरियड π/2 आ जाएगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। हम चलते हैं 7वें नंबर पर, है ना। 7वें नंबर पर, 7वें नंबर में क्या है, ऐसे फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है x की पावर n का और n आपका 0 और 1 नहीं है, बहुत सारे फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ x की पावर n, है ना, यहाँ लिख लेना, ऐसा फंक्शन है जहाँ पर n 0 1 नहीं है। कैसे फंक्शन, जैसे cos रूट x हो गया, cos ऑफ x स्क्वायर हो गया, है ना, sin ऑफ रूट x हो गया, sin ऑफ x स्क्वायर हो गया, sin ऑफ x क्यूब हो गया, है ना। ऐसे फंक्शन जैसे cos रूट x, cos x स्क्वायर, sin रूट x, sin x स्क्वायर, sin x क्यूब, sin x की पावर 4, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, जितने फंक्शंस आप देखते हैं ना, सब कैसे हैं, नॉन पीरियडिक। ये सब फंक्शंस कैसे हैं, नॉन पीरियडिक। समझ में आ गया। इनमें से कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना। cos रूट x, cos x स्क्वायर, sin रूट x, sin x स्क्वायर, sin x क्यूब, sin x की पावर 4, ये सब नॉन पीरियडिक है, राइट। अब आता है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। 8वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए आप। जैसे मैंने आपसे पूछा यार एक बात बता कि यार मेरे सामने लिखा हुआ है fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, क्लियर। मेरे सामने लिखा हुआ है fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिखा हुआ है। आपने मुझसे पूछा इसका पीरियड बताओ, तो सबसे पहली बात बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लिख लिया 1। फिर आप बताओ सर इसका पीरियड क्या होगा। अगर मैं fx बराबर 1 का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं fx बराबर 1 का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं fx बराबर 1 का ग्राफ बनाऊं, बना लिया ग्राफ, बना लिया ग्राफ। इस ग्राफ को देख के बेटा एक चीज समझ में आती होगी, इस पॉइंट पर वैल्यू मुझे नहीं पता, ये पॉइंट चलो 1 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 1 है। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना बेटा, 1 है। 1 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पर भी 1 है, उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट पर भी 1 है, लेकिन मुझे नहीं पता ना 1 के आगे वाला पॉइंट क्या है, मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा। मैंने बोला sin x में हर 2π के बाद रिपीट हो रहा है, मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट में हर 1 के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे पता लगाऊंगा, फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा 1 के आगे वाला पॉइंट क्या है। 1 पर भी 1 है, 1 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पर भी 1 है, उसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पर भी 1 है, क्लियर। यानी हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू 1 है, तो ये आवर्ती तो है क्योंकि रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कितने समय अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए ध्यान रखना, सभी अचर फलन आवर्ती होंगे, लेकिन उनका कोई मूल आवर्तकाल परिभाषित नहीं है। ठीक, सभी अचर फलन आवर्ती होंगे, लेकिन उनका कोई मूल आवर्तकाल परिभाषित नहीं है। तो 8वें नंबर पे लिखिए सारे बच्चे, 8वें नंबर पे लिखिए सब बड़ा बड़ा, सभी अचर फलन आवर्ती होते हैं, सभी अचर फलन आवर्ती होते हैं, लेकिन उनका कोई मूल आवर्तकाल परिभाषित नहीं है। सभी अचर फलन आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन उनका कोई मूल आवर्तकाल परिभाषित नहीं है। आई थिंक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, अच्छी बात है, यहां तक आ गया होगा, रहना चाहिए, है ना। कोई आपसे पूछे बेटा साइन स्क्वायर का पीरियड, पावर देख, समय की विषम है, सम है पाई, ठीक है। कोई पूछे tan क्यूब एक्स का पीरियड, तो tan क्यूब एक्स का पीरियड तो पाई होगा, चाहे सम हो या विषम हो, ठीक। कोई पूछे sec की पावर 5, पावर देख विषम है कि सम है, विषम है, कितना होगा 2π, ठीक है। कोई आपसे पूछे मॉड साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, तो बेटा पाई, क्योंकि मॉड लगने का पीरियड पाई हो जाएगा। तो ये टेबल का बहुत फायदा है, अगर आपने टेबल याद करी तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही याद हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर fx का पीरियड t है, अगर fx का पीरियड t है, मान लेते हैं किसी फंक्शन का पीरियड t है, मान लेते हैं, ठीक। तो उस फंक्शन में
कोई कांस्टेंट जोड़ने से या घटाने से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करने से, ठीक है, उसका रूट लेने से, उसका रेसिप्रोकल लेने से, या फंक्शन के x में कुछ जोड़ने या घटाने से। क्लियर? अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है, अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो उसमें कोई कांस्टेंट जोड़ने से या घटाने से, उसको मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, रूट लेने से, रेसिप्रोकल लेने से या x में कुछ जोड़ने या घटाने से पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीरियड क्या रहेगा? t ही रहेगा। पीरियड क्या रहेगा? t ही रहेगा। समझ आ गया? क्लियर है? इस फंक्शन का पीरियड क्या रहेगा? t रहेगा। मैं समझाता हूँ कैसे, बहुत आसान है। देखिए, वैसे तो दुनिया भरी पड़ी एग्जाम्पल्स है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप पहले से जानते हैं, फिर भी और देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया बेटा sin x का पीरियड बताओ, बच्चे ने बोला सर 2 पाई होगा। वाह, बहुत अच्छी बात। सर 2 sin x के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बेटा 2 पाई होगा। बच्चा करता सर 4 पाई होगा। 4 पाई, अबे 2 पाई होगा। कैसे? अभी देख लेते हैं। ये किसका ग्राफ है? sin x का। ये किसका ग्राफ है? sin x का। पक्का? अब मैं बात करता हूँ किसकी? अब मैं बात करूंगा तेरे सामने 2 sin x की। ठीक है, मैं किसकी बात करूंगा? 2 sin x की। चलिए, अब मैं किसकी बात करूंगा? 2 sin x की। देखो, ये किसका ग्राफ है? 2 sin x का। पक्का? अब मैं ग्राफ बनाऊंगा 3 sin x का। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको दिख रहा होगा भैया ये कौन है? ये तो 3 sin x है। ये दिख रहा होगा ये कौन है? तो ये तो 2 sin x है। ये दिख रहा होगा ये कौन है? ये sin x है। पर पीरियड पे क्या फर्क पड़ा? वैल्यू पे तो फर्क पड़ा। तीनों के तीनों 2 पाई से रिपीट हो रहे हैं। ये भाई साहब भी 2 पाई पर रिपीट हो रहा है, ये वाले भाई साहब भी 2 पाई पर रिपीट हो रहे हैं, वो वाले भाई साहब भी 2 पाई पर रिपीट हो रहे हैं। हर 2 पाई पर रिपीट हो रहा है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर मैं sin x प्लस 1 का पीरियड बोलूंगा तो 2 पाई रहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। किसी कांस्टेंट को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है? sin x प्लस 1 का ग्राफ याद है या नहीं है? अभी आ जाएगा याद। sin x प्लस 1 का ग्राफ अभी याद आने वाला है आपको। ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया था, बस ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इस ग्राफ देख लीजिए। पीरियड पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, 2 पाई के बाद रिपीट होगा वापस। पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? किसी भी कांस्टेंट को जोड़ने से, घटाने से, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से, या रूट लेने से, या 1/, करने से उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? अगर fx का पीरियड t है, अगर fx का पीरियड क्या है? t है। क्लियर? अगर fx का पीरियड t है तो f ax प्लस b का पीरियड बराबर होगा। क्लियर? अगर मान लेते किसी फंक्शन का पीरियड t है और आपसे पूछा जाए ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, तो t तो रहेगा t तो t रहेगा, डिवाइड बाय x का गुणांक। जो भी x का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर देना, जो भी x का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करना और मॉड लगा देना। क्लियर? क्योंकि पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो f ax प्लस b का पीरियड क्या होगा? तो उसका पीरियड होगा t डिवाइड बाय x का गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, देखो कैसे। जैसे सारी दुनिया जानती है कि sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। ठीक है? अब आपने मेरे से पूछा सर sin
2x प्लस 3 का क्या होगा? तो आएगा 2 पाई बटा 2 पाई आएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा जाए कि नहीं, ये बताइए कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 प्लस 1 का पीरियड क्या होगा? क्लियर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 प्लस 1 का पीरियड क्या होगा? तो पहले याद कर फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता था। फ्रैक्शनल पार्ट का होता था 1, फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता था 1 डिवाइड बाय x का गुणांक, डिवाइड बाय x का गुणांक, कोफिशिएंट कितना आ गया 2। क्लियर। आपसे पूछा जाए मॉड साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो पहले मॉड साइन x का सोच, मॉड साइन 2x का मत सोचना डायरेक्ट, पहले मॉड साइन x का सोच। मॉड साइन x का पीरियड क्या था? पाई। टेबल याद कर, मॉड लगते पाई हो जाता था, याद है? तो मॉड साइन x का पीरियड कितना? पाई। अब साइन 2x का सोच, मॉड साइन 2x का सोचेगा तो साइन मॉड साइन x का पीरियड पाई डिवाइड बाय x का गुणांक। जैसे आपसे पूछा गया साइन क्यूब x बाई 2 का पीरियड क्या होगा, तो क्या होगा बेटा? पहले साइन क्यूब x का सोच मॉड में, तो मॉड साइन क्यूब x का पीरियड पाई डिवाइड बाय x का गुणांक यानी 2 पाई। समझ में आ गया? और देखो 2 cos 1/3x माइनस पाई, ठीक है? तो इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। cos की दुनिया में गए, cos का पीरियड होता है 2 पाई डिवाइड बाय x का गुणांक कितना? 1/3। कितना आंसर आएगा? 6 पाई। आ गया बेटा? क्लियर है? तो इस तरह से अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो इसका पीरियड होगा ty डिवाइड बाय मॉड है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, है ना? अब एक टर्म आएगी एलसीएम। क्या आएगी? एलसीएम। कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या यार सर आप एलसीएम सिखा रहे हो, हम लोग तो सर 11 पास हैं, 12 पास हैं, हो सकते हैं 12th वाले भी हों उस समय और 12th पास वाले भी हों। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना इतने सालों में, मैं हर बार क्लास में पूछता हूँ बेटा एलसीएम बताओ, और एलसीएम में ही बच्चों के हाथ फूल खुल जाते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि बता बेटा एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय 5 और पाई बाय 4 का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ बच्चे के हाथ पे खुल गए, उसकी तो हालत खराब हो गई। अरे सर इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? लटक गया वो। बच्चे आंसर देते हैं 20 होगा सर, 3 पाई बाय 10 होगा, पाई बाय 10 होगा। भाई साहब आंसर पे आंसर दिया जा रहा है बच्चा, लेकिन एक्चुअल आंसर कैसे निकालेंगे? तो आप पहले सीख लो फंडा क्या है। फंडा है एलसीएम ऑफ a बटा b c बटा d और e बटा f का एलसीएम होता है ऊपर वाले का क्या लोगे एलसीएम, नीचे वाले का क्या लोगे एचसीएफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, फंडा यही है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे, नीचे वाले का एचसीएफ लोगे। एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक। क्लियर? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इंग्लिश में समझोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में हाईएस्ट और कॉमन हो। क्लियर? जैसे 2 और 4, 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा बेटा? 2 और 4 का एचसीएफ बेटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ 4, 5 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो बेटा 1 होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। 4, 5 और 20 में कुछ कॉमन ही नहीं है। समझ में आ गया? नहीं है ना कॉमन। 4, 5, 20 में कहाँ कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर? तो उसका एचसीएफ 2 होगा, इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा तो एचसीएफ निकालना ही गया है ना। ऊपर वाले का क्या लेते हैं हम? एलसीएम, और नीचे वाले क्या लेते हैं? एचसीएफ। तो पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, आ जाइए पहले वाले पर। ऊपर वाले का क्या लेंगे? एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाले का क्या लेंगे? एचसीएफ। 5 और 4 का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। 5 और 4 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। और 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा? 2 पाई। समझ आ गया? तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ आप समझते हैं, एलसीएम का मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे नहीं आता होगा। राइट? नेक्स्ट, 2 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 का एलसीएम क्या होगा? या क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 का एलसीएम क्या होगा? क्लियर है? आप 2 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 का एलसीएम आप पूछ रहे हो मेरे से, तो बच्चा क्या करता है फटाफट, वो सीख तो गई है सर ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, है ना। वो ये करता है, भागता है वो बुरी तरह से। क्या करेगा? एलसीएम ऑफ 2 पाई और पाई, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का
HCF। क्लियर? तो 2π/2 इसका आंसर आता है पाई, और ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको लगेगा क्या बकवास है सर, क्यों गलत कर दिया, आप ही ने तो सिखाया है। बट बेटा एक चीज़ भूल गया तू, एलसीएम निकालते समय कुछ कट पिट रहा हो ना तो काट लेना बेटा। तो 2 से 2 कट गया ना पहले ही, तो जब कुछ कट पिट रहा हो तो पहले काट के फिर एलसीएम निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्लियर? तो पहले 2 से 2 कटेगा, अब निकलेगा एलसीएम। क्लियर? ये गलत हो गया, क्या होगा अब देखो, ऊपर वाले का एलसीएम पाई और पाई, नीचे वाले का HCF 2 और 2, कितना आंसर आएगा? π/2। क्लियर है? आगे समझे? तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया, ये मेजर मिस्टेक है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एलसीएम ऑफ 2π और 1। क्लियर? आप कभी पूछो, किसी बच्चे से पूछो, हर बच्चा पता आंसर देगा 2π होगा सर, 2π श्योर। मतलब ही नहीं पता ना एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? अब 2π और 1, तो 2π कैसी राशि है भाई? 2π एक अपरिमेय राशि है, इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर। क्लियर? और ये एक परिमेय राशि है, रैशनल नंबर है, और मैथ्स में एक इर्रेशनल और एक रैशनल का, यानी परिमेय और अपरिमेय का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना भैया, खेल हो जाएगा नहीं तो। समझ में आ गया? ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि 2π और 1 का एलसीएम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि एक अपरिमेय क्वांटिटी, एक परिमेय क्वांटिटी है, एक परिमेय और अपरिमेय का एलसीएम निकलता ही नहीं मैथ्स में। उसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, चलिए अब आता है कि सर आपने एलसीएम सिखाया क्यों? भाई क्वेश्चन तो ये आता है ना बच्चे मन में, सर आपने एलसीएम सिखाया क्यों? बेटा इसलिए सिखाया क्योंकि अब मैं जो कराने जा रहा हूँ उसमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए एक फंक्शन है f1x, उसका पीरियड कितना है t1, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, एक फंक्शन है f1x, उसका पीरियड कितना है t1। क्लियर? एक फंक्शन मेरा है f2x, एक फंक्शन है मेरा f2x, इसका पीरियड कितना है t2। क्लियर है? मेरे पास दो हैं फंक्शन, ठीक है? फंक्शन दो हो या दो से ज़्यादा हो, थ्योरी नहीं बदलेगी। मतलब जो थ्योरी मैं 2 के लिए सिखा रहा हूँ वही थ्योरी 3 के लिए, वही थ्योरी 4 के लिए, वही थ्योरी 5 के लिए रहेगी। ठीक है? तो जो थ्योरी मैं समझा रहा हूँ उसको ढंग से समझिएगा कि अगर मेरे पास एक फंक्शन f1x उसका पीरियड t1 है और f2x एक फंक्शन है उसका पीरियड t2 है, और hx बराबर f1x प्लस माइनस f2x, प्लस हो या माइनस हो, या मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो। ओके, क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया? भाई मान लो दो फंक्शन या तो मल्टीप्लाई हो, ऐड हो या डिवाइड हो, जो भी, चारों में से कुछ भी हो सकता है, राइट? क्लियर? तो पीरियड क्या होगा, है ना? hx का पीरियड क्या होगा? तो hx का पीरियड जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान है यार, पहले वाले का पीरियड निकालो और दूसरे वाले का पीरियड निकालो और एलसीएम ले लो। इसमें कुछ गड़बड़ होती हैं, वो गड़बड़ समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है? ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। क्लियर? कि जो आपने पीरियड निकाला उस पीरियड को निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक? लेकिन चूंकि पीरियड क्या होता है? पीरियड का मतलब होता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द पीरियड। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने आंसर एलसीएम से निकाला है वो आंसर सही हो, उससे छोटा आंसर भी आ सकता है। ठीक? उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, पर करेंगे ज़रूर, है ना? कि कहाँ हम गड़बड़ कर सकते हैं, राइट? तो फिलहाल जो थ्योरी है वही कहती है कि इसका पीरियड क्या होगा? तो पीरियड होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो। हाँ, जब माइनस मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो कोशिश करें पहले सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चन को। क्या कर लें? पहले सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें जितना आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा आसान रहता है। नहीं तो फिर आंसर आपसे गलत आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करके फिर आप एलसीएम निकालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लस का या माइनस का मैं बता चुका हूँ, एलसीएम निकालना है। इसमें कहाँ गड़बड़ होने वाली है या कहाँ गड़बड़ हो सकती है वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। पर फिलहाल हमारी थ्योरी ये है कि पहले फंक्शन का पीरियड t1 है और दूसरे फंक्शन का पीरियड t2 है, तो hx का पीरियड क्या होगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। तो आते हैं, चलिए क्वेश्चंस करते जाते हैं। आइए क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन,
पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए एफ एक्स बराबर साइन 3x प्लस 10x। आ गया, ठीक है। क्या करना है, पहले इसका पीरियड लिखना है फिर इसका पीरियड लिखना है, ठीक। तो साइन 3x का पीरियड कितना हो गया 2π/3। इसका पीरियड कितना हो गया 2π/3। 10x का पीरियड क्या होता है पाई। श्योर, ठीक है। इसका पीरियड हो गया 2π/3, इसका पीरियड हो गया पाई। अब क्या लेना है दोनों का एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम। तो 2π और पाई का एलसीएम 2π 1 और 3 का एचसीएफ 1। ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना है इसके अलावा, सिंपल। पहले वाले का पीरियड, दूसरे वाले का पीरियड, लास्ट में एलसीएम, दैट्स ऑल। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। एफ एक्स बराबर साइन πx/2 प्लस कॉस πx/2। ये आ गया, ओके। इसका पीरियड निकाल लेते हैं, निकालें इसका पीरियड। इसका पीरियड क्या होगा बेटा 2π डिवाइड बाय π/2। कितना आ रहा है 4। क्लियर। और इसका 4 आएगा तो उसका भी 4 ही आएगा, सेम ही कंडीशन है भाई। इसका 4 आएगा तो उसका 4 आएगा ना, क्योंकि सेम कंडीशन है। इसका भी पीरियड 2π होता है, इसका भी पीरियड 2π होता है। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। पहले वाले का पीरियड, दूसरे वाले का पीरियड, लास्ट में एलसीएम। और देखिए क्वेश्चंस। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 10x/2 साइन x/2 का स्क्वायर प्लस 10x/2 का क्यूब प्लस साइन x/2 की पावर n-1 प्लस 10x/2 की पावर n। आ गया। इसका पीरियड निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका पीरियड निकालना है। समझ में आ गया। इसका क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। चलिए, तो पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 फलन हो 20 फलन हो, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है और आपको भी कोई तकलीफ होगी नहीं, ठीक। हमें क्या करना है, पहले का पीरियड, दूसरे का पीरियड, सबका पीरियड निकालते जाएंगे, लास्ट में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए, चलो हम चलते हैं, है ना। हम क्वेश्चन के पास गए, बिल्कुल गए। सबसे पहले मैंने लिखा साइन एक्स का पीरियड 2π। आप सब जानते होंगे 2π होगा, क्लियर। अब मैं 10x/2 के पास जाऊंगा। 10x/2 का क्या होगा पाई डिवाइड बाय 1/2, तो 2π पक्का। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं इसकी दुनिया के पास गया। इसकी दुनिया में क्या आएगा 2π डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 2/3π। ये आएगा। मैं इसकी दुनिया में जाऊंगा। इसकी दुनिया में जाऊंगा तो π/1/2³ यानी 2/3π आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ गया 2π, इसका आ गया 2π, इसका आ गया 2/3π, इसका 2/3π आ गया। चलते चलें। अब मैं इसकी दुनिया में गया। मैं इसकी दुनिया में गया, क्लियर। जब मैं इसकी दुनिया में जाऊंगा ना तो इसका पीरियड क्या होगा, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। इसका पीरियड क्या होगा 2π डिवाइड बाय x का गुणांक। इसका पीरियड क्या होगा 2π डिवाइड बाय x का गुणांक। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये चीज़ ऊपर जाएगी बेटा, ये चीज़ ऊपर जाएगी। तो ये 2 की पावर क्या है n-1 है, और ऊपर जाएगी तो 2 साथ में है, तो ये आएगा 2 की पावर n π। ठीक है बेटा, ये चीज़ यहाँ से ऊपर जाएगी, 2 साथ में आएगा, 2 की पावर n π हो जाएगा। अब आ जा 10 पर आ जा। 10 का पीरियड क्या होता है पाई डिवाइड बाय 1/2 की पावर n, तो 2 की पावर n π आ गया, ठीक है। इसका 2π, फिर 2/3π आया, फिर 2 की पावर 5π आता, इस तरह से 2 की पावर n π आ गया, राइट। तो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एलसीएम लेना है मुझे। जैसे 2π 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख लो, 2/3π 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख लो, n/2 की पावर n आ गया। तो 2π आया, ठीक है, 2 बार था, एक बार लिख लिया। फिर 2/3π आया, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वो नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, वो नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो इन सबसे जो डिविजिबल नंबर होगा वो क्या होगा 2 की पावर n π। ये आपका राइट, समझ आ गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ भी नहीं है पीरियड के अंदर एज सच, बस पीरियड में जो गड़बड़ होगी वो बताऊंगा, बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आप पीरियड का कोई भी क्वेश्चन करोगे सब नॉर्मल नॉर्मल है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx माइनस
n इंटू एन प्लस 1/2 x। आ गया क्लियर? ये क्वेश्चन आया आपसे, इसका पीरियड पूछा गया। अब अच्छा है क्वेश्चन नो डाउट अच्छा है, मैं अच्छा तो लग ही रहा है देखने में। ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीरियर nx, इसका पीरियड निकालना है अपन को। तो करेंगे क्या? पहली बात तो ये है कि आपको ये पता हो कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, पता है सबको? हाँ सर पता तो है। क्या पता है बेटा? कि ये चीज़ होती है 1 + 2 + n इंटू x होगी। हाँ सर ये तो पता था यार, याद आ गया सर, यही था। पक्का? चलिए याद आ गया तो काम हो गया मेरा। कैसे काम हो गया? ठीक है, कैसे काम हो गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर x है -1 इंटू x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर x -1 इंटू x। क्लियर? तो माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x। आगे बढ़, ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x है और ये -2x। ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x -2x। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूं और ऐसे चलता है बेटा, तो ये आएगा nx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर nx। आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ेंगे आगे? इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस पूरी दुनिया में से माइनस कॉमन ले लो। ले लिया? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर? अब समझना अच्छे से, है ना, समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि ये चीज़ पता क्या है? ये चीज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। क्या है ये चीज़? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये चीज़ क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है। लास्ट वाली चीज़ क्या है? अरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx है। और क्या? यही तो है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? यही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट 2x क्या होता है? ये होता है। क्लियर? क्या ये सारे आवर्ती हैं? अब कोई तकलीफ नहीं है मुझे। ठीक है, इस माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइनस से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब क्या करेंगे? इसका पीरियड बोलो, इसका पीरियड बोलो 1, इसका पीरियड बोलो 1/2, लास्ट वाले का बोलो 1/n। तो इसका 1 हो गया, इसका 1/2, 1/3 एंड 1/n। आ गया? तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम। नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 1 1 1 का एलसीएम क्या होगा? 1, और 1 2 3 n का एचसीएफ क्या होगा? 1। आंसर कितना है? क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे हम? 1 टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपके लिए, बोर्ड पर आप ट्राई करते रहिए सारे बच्चे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करें सारे बच्चे। क्या ट्राई करेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए। fx बराबर cos 2x/3 माइनस साइन 4x/5। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? 10 x/5 प्लस साइन 3x/4 प्लस cos x/3। ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चौथा क्वेश्चन है मेरे पास fx बराबर sin x प्लस tan x प्लस सिग्नम x² माइनस 6x प्लस 10। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है मेरे पास fx बराबर महत्तम पूर्णांक x माइनस हाफ प्लस महत्तम पूर्णांक x प्लस हाफ प्लस 2 माइनस x। चलिए बच्चों, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। यहाँ तक आने के बाद मैंने आपसे बोला था उनका पीरियड निकालो, है ना। पीरियड निकाल लेते हैं अपन लोग, पहले वाले का निकाल लेते हैं। चलिए पहले वाले पर आ जाइए। इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा 2π डिवाइड बाई 2/3। 2π डिवाइड बाई 2/3 है ना, तो ये आ जाएगा 2π डिवाइड बाई 2/3, 3π आ जाएगा। श्योर? इसका आ जाएगा, इसका निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा? 2π डिवाइड बाई 4/5। क्लियर है? तो ये आ गया 5π/2। श्योर? तो इसका पीरियड आ गया 5π/2। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाले का आ गया 2π 3π, इसका आ गया 5π/2। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेते हैं हम? एलसीएम। नीचे वाले का क्या लेते हैं हम? एचसीएफ। कितना आंसर आएगा? 15π। ठीक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा हो जो
आराम से एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 पाई। ठीक, अब दूसरे वाले पर आ जाइए। किस पे चलेंगे? दूसरे वाले पर आ जाइए। चलें, दूसरे वाले में क्या होगा, इसका पीरियड निकाल लेते हैं। यस, इसका पीरियड कितना होगा बेटा? इसका आएगा पाई डिवाइड बाय 1/5। पाई डिवाइड बाय 1/5 कितना आ गया इसका पीरियड? 5 पाई। ठीक है, इधर आ जाए। इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई डिवाइड बाय 3/4। ये आएगा ना, 2 पाई डिवाइड बाय 3/4, तो कितना आ जाएगा? 8 पाई बाय 3 इसका पीरियड। ओके, लास्ट वाले पर आ जाइए। लास्ट वाले का क्या आएगा? 2 पाई डिवाइड बाय 1/3 कितना आएगा? 6 पाई। ओके, और लास्ट में क्या लेना होता है? एलसीएम। ले लें एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 5 पाई, 8 पाई और 6 पाई, और नीचे वाले का क्या लेंगे बेटा? एचसीएफ। तो 1, 3 और 1। ठीक है, अब आप सोचो 5 पाई, 6 पाई और 8 पाई का एलसीएम क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है इसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए? वो है 120 पाई। कितना है? 120 पाई। इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। ठीक है ना, तो आंसर आएगा 120 पाई। और देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये अच्छा है, ये अच्छा है। कैसे? देखिए, sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। sin x का पीरियड कितना हुआ? 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना हुआ? 1। दोनों का क्या लेंगे अपन? एलसीएम। ठीक है, और आज के लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 पाई और 1 का एलसीएम संभव नहीं है। 2 पाई और 1 का एलसीएम संभव नहीं है। क्या आंसर आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये फलन जो है वो नॉन पीरियडिक है, अनावर्ती फलन है। कैसा फलन है? अनावर्ती फलन है। इसका कोई पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एलसीएम नहीं निकल रहा तो पीरियडिक फलन कहाँ से होगा? तो नॉन पीरियडिक फलन है। कैसा फलन है? नॉन पीरियडिक फलन। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस पर आ जाइए। देखिए, इसमें ना बच्चे घबरा जाता है, सिग्नम देखकर घबरा गया, और ये क्या हो गया? परेशान होने की क्या जरूरत है बेटा? परेशान मत हो। इसका ए देख, ए कितना है इसका? 1। पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका डी निकाल, इसका डी निकाल लेते हैं। इसका डी आएगा बेटा 36 माइनस 40। डी नेगेटिव आ रहा है बेटा इसका। ठीक है, आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो ये टर्म चिल्ला कर कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। क्लियर? तो चूंकि इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो ये टर्म चिल्ला के कैसे हो गई? पॉजिटिव हो गई। और सिग्नम के साथ वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम का मान 1 होता है। सिग्नम के साथ वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप कहते हैं ना कोदा पार्ट निकली हुई है। फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा sin x प्लस tan x प्लस 1। समझ में आ गया? फंक्शन क्या बनेगा? sin x प्लस tan x प्लस 1। आ गया? इसका पीरियड बोलो 2 पाई, इसका पीरियड बोलो पाई, और 1 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? किसी अचर के होने से पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा? 2 पाई। ये आपका आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर पे डिस्कस, आप घर से करके लाइएगा, जिसको मैं अगले टर्न पर डिस्कस करूंगा। ठीक है? श्योर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।